Hello everyone, welcome back to Excel Studies with Mahima Mishra. Today I'm back with yet another video of MPSET Paper 1 जहाँ पे आज हम पार्ट 2 देख रहे हैं। आपके पेपर 1 की यूनिट 6 to 10 की कंप्लीट थ्योरी इस वीडियो में कवर की है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा फॉर रैपिड रिविजन। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डेफिनेटली गो टू चैनल एंड चेक दैट वीडियो आउट एज वेल। और अगर आप चाहें तो एग्जाम तक इन वीडियोस को एक दो बार मे बी ज़्यादा स्पीड पे रिपीट देख सकते हैं, सो दैट आपको काफ़ी नॉलेज जो है गेन कर पाओ आप, और काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ से याद रख पाओ, राइट। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सिट विथ पेन एंड पेपर सो दैट आप डेफिनेटली एक अच्छी तरीके से रिविजन कर पाओ, साथ ही साथ अपने क्विक नोट्स भी बना लो सो दैट आपको ये सारी चीज़ें बेटर तरीके से याद रहें एग्जाम्स के लिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के साथ, जो यूनिट 6 है और पार्ट 2 का पहला यूनिट है। अब एज अ एजुकेटर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये पर्टिकुलर यूनिट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। रीज़न बीइंग कि कुछ लोगों को ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है, जिसकी वजह से आपके मेजॉरिटी ऑफ द सवाल गलत चले जा सकते हैं अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इस यूनिट को अच्छे से समझ गए तो डेफिनेटली आपके 5 से 6 नंबर क्वेश्चंस तो हैं वो डेफिनेटली करेक्ट हो जाएंगे एग्जामिनेशन में इस यूनिट को सही से समझने के बाद, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखिए आखिर तक। रिवीजन के साथ साथ आई ट्राई टू पुट एवरी सिंगल टॉपिक ऑफ योर सिलेबस सो दैट आपका कुछ छूटे ना और आप सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लें एग्जाम के लिए, राइट। शुरू करते हैं आर्ग्यूमेंट से। तो आर्ग्यूमेंट बेसिकली कोई फाइट या बहस नहीं होती है। लॉजिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट एक तरीके का स्टेटमेंट होता है जो प्रेमाइसेस और कंक्लूजन को मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो प्रेमाइसेस बेसिकली ये वो पार्ट होता है स्टेटमेंट का जो रीजंस देता है, ठीक है। और यहाँ पे कंक्लूजन को जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है प्रेमाइसेस से, ठीक है। और कंक्लूजन जो है वो फाइनल स्टेटमेंट होता है जो कि प्रूफ किया जाता है, ओके। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, सोक्रेटिस इज अ ह्यूमन, ठीक है। तो ही इज ऑल्सो मोर्टल, तो बोल रहे हैं कि सारे इंसान जो है वो मोर्टल होते हैं, क्योंकि सोक्रेट भी एक इंसान है तो वो भी मोर्टल होगा, ठीक है। अब कुछ आर्ग्यूमेंट के फॉर्म्स होते हैं। पहला है आपका डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली अगर प्रेमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन भी जो है वो कंपल्सरी ट्रू होगा, ये सर्टेन होता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही देख लेते हैं, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, ठीक है। तो सोक्रेट इज अ ह्यूमन, तो रवि सॉरी मैं बोल रही हूँ, कोई भी नाम ले लो, कोई भी इंसान ले लो, रवि इज ऑल्सो मोर्टल या सोक्रेट इज ऑल्सो मोर्टल, ठीक है। तो यहाँ जो है कोई भी गलती का स्कोप नहीं होता, आप पूरी ह्यूमन बिरादरी की बात कर रहे हैं तो एक इंसान जो है वो भी मोर्टल होगा। तो ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है जब आप जनरलाइज कंक्लूजन में से एक पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अगर आप इसका उल्टा करते हैं तो वो आपका इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है। मतलब कि प्रेमाइसेस के बेस पर कंक्लूजन जो है वो प्रोबेबल होती है यहाँ पे, मतलब आपने कोई एक पर्टिकुलर प्रेमाइसेस बनाई, उसके बेसिस पे कंक्लूजन जो है उसको बनाया और फिर आप उसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि लास्ट 10 साल में मॉनसून टाइम पर आया है, ठीक है। तो इस बार भी टाइम पर आएगा, तो ये लॉजिकल है पर श्योर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट। जब आप प्रेमाइसेस पे फुली बिलीव कर रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम इट इज प्रोबेबल, इट इज नॉट जनरलाइज्ड, इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरियल प्रपोजिशन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपने कोई और वीडियो देखे होंगे तो आई थिंक आप इतना ये यहाँ तक ऐसे पढ़ चुके होंगे, यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल ऑल ऑफ दिस। तो शायद आपको बहुत बारी ये सारी चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग लगी होंगी, बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत तरीके के शॉर्टकट सिखाए होंगे याद करने के लिए। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि भाई इतनी सी टेबल है, नोटबुक में जरूर लिखिए इसको और एज इट इज याद करिए। आदमी एग्जाम में इतने शॉर्टकट करके चला जाता है कि शॉर्टकट में ही कंफ्यूज हो जाता है और गलत आंसर टिक करके आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा समझने की कोशिश करते हैं और ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि आपको शॉर्टकट की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो बेसिकली कैटेगोरियल प्रपोजिशन होता क्या है, ये स्टेटमेंट्स क्लासेस या ग्रुप के बीच के रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका एस है वो सब्जेक्ट है और पी जो है वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है।
तो जिसके बारे में बात होती है वो आपका सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है वो आपका प्रेडिकेट है। जैसे राम इज प्लेइंग विद बॉल, तो राम की बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट हो गया। प्लेइंग विद बॉल, बॉल के साथ वो खेल रहा है तो वो यहाँ पे प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अब बहुत सारे स्टेटमेंट होने की वजह से हम स्टेटमेंट की क्लासेस को या स्टेटमेंट को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं कि ऑल एसआरपी, ठीक है, ऑल एसआरपी का मतलब होता है सब्जेक्ट का हर मेंबर प्रेडिकेट का पार्ट है, ठीक है। सिंपली बोलूं तो ऑल स्टूडेंट्स आर लर्नर, एक एग्जाम्पल हो गया इसका, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्सल एफर्मेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऑल एसआरपी इज यूनिवर्सल एफर्मेटिव, जो कि आपकी कैटेगोरियल प्रोपोजिशन में ए पे आता है, ओके। देन यू हैव ई बोलता है यूनिवर्सल नेगेटिव, ठीक है। नो एसआरपी, जहां पे ये बोलता है कि कोई भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं होता है, ठीक है। जैसे नो कैट्स आर डॉग्स, ये की एग्जाम्पल होगा यूनिवर्सल नेगेटिव का, मतलब कि सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट से डेफिनेटली रिलेटेड नहीं है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई कैटेगोरियल प्रपोजिशन, ओके। फिर आ जाते हैं आई पे। आई आपका पर्टिकुलर एफर्मेटिव होता है कि मतलब सम एसआरपी, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट का कुछ मेंबर प्रेडिकेट है, ठीक है। जैसे कि सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो ये पर्टिकुलर एफर्मेटिव हो जाएगा। तो जहां पे हम सम लगा देते हैं वो आपका पर्टिकुलर है। जहां पे नो ऑल आएगा, यहाँ पे हम पूरे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं एज अ होल, तो वो यूनिवर्सल हो गया। जहां पे नो आ गया वो नेगेटिव हो गया, जहां पे नो नहीं है वो पॉजिटिव हो गया, एफर्मेटिव हो गया। तो आप बिना शॉर्टकट के भी जो है सीधे सीधे इसको याद रख सकते हैं कि ऑल मतलब यूनिवर्सल, और कोई भी नेगेटिव चीज नहीं है तो ये एफर्मेटिव है। नो मतलब कि अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटायर पॉपुलेशन एज होल, सम नहीं है यहाँ पे, तो नो अगेन सिंबलाइजेज यूनिवर्सल, और साथ ही साथ यहाँ पे हम डिनाई कर रहे हैं तो नेगेटिव हो गया। सम सिग्निफाइज कुछ पर्टिकुलर लोग, तो पर्टिकुलर पॉपुलेशन, तो पर्टिकुलर आ गया। अगेन यहाँ पे कोई डिनाइल नहीं है तो ये पॉजिटिव है, एफर्मेटिव है। सम एस आर नॉट पी, तो यहाँ पे सम है तो पर्टिकुलर है, और नॉट है तो नेगेटिव है, सिंपल, ठीक है। सम एस आर नॉट पी का एग्जाम्पल भी आपको दे देती हूँ। ये बेसिकली पर्टिकुलर नेगेटिव कैटेगरी होती है, ये सब्जेक्ट पे कुछ मेंबर्स प्रेडिकेट नहीं है इसको जो है दिखाती है। जैसे कि सम पीपल आर नॉट ऑनेस्ट, ओके। तो ये क्या हो गया आपका पर्टिकुलर नेगेटिव। अब एग्जाम में कभी कभी बहुत स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कोई भी आपको एग्जांपल दे देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है। नाउ सेलेक्ट द टाइप ऑफ कैटेगोरियल प्रपोजिशन ओनली एंड यू आर गुड टू गो। बस आपको वहां पे बस ये देखना है सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो सम एस आर पी, एंड दैट इज व्हाई इट इज योर आई कैटेगोरियल प्रपोजिशन एंड यू गुड टू गो। अब आगे जो हम स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे तो उसका बेस होता है कैटेगोरियल प्रपोजिशन, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। आई होप इतना समझाने के बाद आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की, ठीक है। तो यहाँ पे ए ई आई ओ के मतलब प्रपोजिशंस का रिलेशनशिप क्या होता है, मतलब कि अगर एक स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है तो उसके रिलेशनशिप में बाकी के जो 3-4 ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है उनका क्या ताल्लुक होगा, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, यही हमको क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, हियर। और उसके बाद कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप जो है वो, चलिए अब हम देख लेते हैं क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। तो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो ए ई आई ओ के प्रपोजिशंस का रिलेशनशिप हमको बताता है। मतलब कि अगर ए एग्जिस्ट करता है तो उसके एग्जिस्ट करने पे ई आई ओ का उससे क्या रिलेशनशिप होगा ये हमको पता चलता है, ठीक है। अब ऐसा हर पर्टिकुलर टर्म के साथ एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर ई है तो ई के एग्जिस्टेंस पे ए आई ओ का क्या रिलेटिव फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें जो है वो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रिलेशनशिप जो है कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरीज होते हैं आपके ए ओ और ई आई। इसका मतलब क्या है कि अगर ए एग्जिस्ट करता है ऑल एस एस पी, ठीक है, मतलब कि अगर ये बात सही है तो ओ जो है वो उसी टाइम पे कंप्लीटली फॉल्स हो जाएगा। मतलब कि अगर बोल रहे हैं कि ऑल मेन आर इंटेलिजेंट, तो उसके बाद ओ क्या बोलता है आपका सम मेन आर नॉट इंटेलिजेंट। तो जब हम बोल रहे हैं कि ऑल मेन आर इंटेलिजेंट तो सम मेन आर ऑल इंटेलिजेंट साथ ही साथ कैसे ट्रू हो सकता है, राइट। तो अगर ए ट्रू है तो ओ जो है वो हाथ के हाथ क्या हो जाएगा आपका
फॉल्स, और साथ ही में अगर ई ट्रू है तो आई फॉल्स हो जाएगा, या इसका वाइसा वर्सा, ठीक है। तो ए ओ और ई आई आपस में कॉन्ट्रोडिक्टरीज होते हैं, ओके। फिर है आपका कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड ई, मतलब कि दोनों ट्रू नहीं हो सकते एक साथ, ठीक है। आप बोल रहे हो ऑल मैन आर इंटेलिजेंट और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि नो मैन इज इंटेलिजेंट, तो दोनों एक साथ कभी ट्रू नहीं हो सकते, या तो ए ट्रू होगा या तो ई ट्रू होगा, और इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेरी, ओके। अब हम बात कर लेते हैं सब कॉन्ट्रेरी की, ठीक है। सब कॉन्ट्रेरीज आपके ऑपोजिट साइड में देखने के लिए मिल जाएंगे कॉन्ट्रेरीज के, ठीक है, जो आई और ओ के बीच में एग्जिस्ट करता है स्पेसिफिकली। सब कॉन्ट्रेरीज ये कहता है कि दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे सम men आर इंटेलिजेंट एंड सम men आर नॉट इंटेलिजेंट, ओके। अब ये दोनों ट्रू तो हो सकते हैं एक साथ, ठीक है, सही बात है, कुछ आदमी इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट नहीं होते, ठीक है, लेकिन दोनों गलत नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि कुछ तो होंगे ही ना ऐसा, मतलब कि या तो इंटेलिजेंट होंगे या नहीं होंगे, देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ ट्रू इन्वॉल्व्ड इन इट, ओके। तो इसलिए ये दोनों कभी साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, ये दोनों ऊपर वाले आपको ऐसे याद रखना है, ऊपर वाले साथ में कभी ट्रू नहीं हो सकते, क्योंकि दीज आर कंप्लीटली ऑपोजिट, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और नीचे वाले कभी साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, ओके। आई होप आपको सब कॉन्ट्रेरी भी समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं सब ऑल्टरेशन पे। तो सब ऑल्टरेशन एग्जिस्ट करता है ए आई और ई ओ के बीच में, ठीक है, और सब ऑल्टरेशन बोलता है कि अगर एवरी एस इज पी, बोलते हैं कि अगर हर लेट्स से एवरी मैन इज इंटेलिजेंट, तो इसके बिहाफ पे आई इज ऑल्सो ट्रू, जैसे सम मैन आर ऑल्सो इंटेलिजेंट, ठीक है। तो सम मैन आर इंटेलिजेंट, एवरी मैन इज इंटेलिजेंट, तो सब ऑल्टरेशन मतलब कि अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो सकता है, ठीक है। एंड नो मैन इज इंटेलिजेंट, ठीक है, सो सम मैन आर नॉट इंटेलिजेंट, तो ये भी क्या है, सब ऑल्टरनेट है, इसका हाफ पोर्शन जो है ओ के साथ रिलाई करता है, तो इसको हम सब ऑल्टरेशन बोलते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये सारे कनेक्शन समझ में आए होंगे। कभी कभी लोगों के लिए टेबल काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है ऐसे ग्राफ से याद करना, यू कैन डेफिनेटली डू इट डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ टेबल। आपको जितना लॉजिक समझ में आ रहा है आप डेफिनेटली लॉजिकली याद रखने की कोशिश करिए, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो इस टेबल को बना के जरूर याद रखिए, नहीं तो कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका सब ऑल्टरेशन क्या होएगा या सब कॉन्ट्रेरी क्या होएगा, और आप इसको बनाते रह जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डेफिनेटली डू नॉट वेस्ट योर टाइम इनटू समथिंग विच इज वेरी सिली एट द सेम टाइम वेरी इजी, ठीक है। सो जस्ट राइट इट डाउन, स्क्रीनशॉट इट, और व्हाटएवर वे यू विल फील लाइक यू आर कंफर्टेबल रिवाइजिंग इट, डू दैट एंड लर्न इट डायरेक्टली, ठीक है। चलिए एक बार डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो जब भी हम किसी जर्नल टू स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, मतलब आपका प्रमाइस जो है वो ट्रू है और वो एक वैलिड कंक्लूजन जो है हमको टेस्ट करके देगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग में जाते हैं। जैसे ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड, तो निधि इज अ टीचर, निधि इज एजुकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे हम जनरल से स्पेसिफिक पे जाते हैं, हम एक जनरल फिनोमेना की बात करते हैं और फिर उसको हम एक स्पेसिफिक चीज पे अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे जो आपके की टर्म्स होंगे वो वैलिड होगा, इनवैलिड होगा, साउंड या अनसाउंड, बेसिकली आपकी डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो वैलिड, इनवैलिड, साउंड या अनसाउंड 4 तरीके के हो सकते हैं, और यहाँ पे हम जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, ठीक है। और इंडक्टिव रीजनिंग इसका बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे प्रोबेबल होता है, सर्टेन नहीं होता। यहाँ पे हम इवेलुएट करते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। सो द सन हैज राइजन एवरी डे, सो द सन विल राइज टुमारो, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि अभी तक जो है रोज सूरज उगता हुआ आया है, तो कल भी उगेगा, राइट। तो ये आपका एक इंडक्टिव रीजनिंग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक टेबल भी दी दी है, व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग सो मच ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज, क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं, वेरी इजी, वेरी सिंपल, इजी टू रिमेम्बर। तो अगर आपको पहले नहीं समझ में आया होगा जो जब हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया, तो होपफुली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ऑल्सो दैट इज वन डिफरेंशिएशन टेबल, तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा टू रिमेम्बर इट प्रॉपरली, या फिर अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। चलिए अब इंडियन लॉजिक की बात कर लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लॉजिकल रीजनिंग यूनिट, ठीक है। तो इंडियन लॉजिक में प्रमाणा, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमाणा, जिसका मतलब होता है वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज या फिर मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी वो मेथड जिसके थ्रू हमें सच्चा ज्ञान मिलता है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो हमें कैसे पता चलता है कि जो हम जानते हैं वो सही है या नहीं, ये प्रमाण हमको बताते हैं, ठीक है।
तो इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग प्रमाणा जो है वो मेनली 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहला जो है वो आपका प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, ठीक है। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट सेंसरी एक्सपीरियंस से नॉलेज मिलना, ओके। जैसे कि हम देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, कोई भी चीज सूंघते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है, उससे जो नॉलेज मिलता है वो प्रत्यक्ष है। तो इंडियन फिलोसफी के हिसाब से ये सबसे प्राइमरी और रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो यहाँ पे माना गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ परसेप्शन की। तो एक आपका एक्सटर्नल परसेप्शन होता है, ये हमारे 5 सेंसेस के थ्रू होता है। जैसे आप स्मोक देखते हो हिल पर, तो ये स्मोक ऑन द टॉप ऑफ द हिल इज वेरी प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, यूजीसी नेट में कई सालों से चलता हुआ आ रहा है। बट बेसिकली एक्सटर्नल परसेप्शन में आप जो भी देखते हैं 5 सेंसेस के थ्रू वो एक्सटर्नली परसेप्ट होता है आपके माइंड में। वेराज इंटरनल परसेप्शन जो आपके माइंड के थ्रू होता है, मतलब कि जैसे आपके इमोशंस हो गए, जो भी आप फील कर रहे हो, पेन फील करना, हैप्पीनेस फील करना, मतलब सिर्फ बाहर की चीजें नहीं, अंदर के एक्सपीरियंसेस भी नॉलेज देते हैं, ओके। अब यहाँ पे कंडीशंस देख लेते हैं फॉर वैलिड परसेप्शन। तो अब हर परसेप्शन वैलिड नहीं होता, कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो पहली है आपकी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, ठीक है। तो ये बेसिकली इंद्रियार्थ सानिकर्षा का मतलब है सेंस ऑर्गन और ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, जैसे आंख और ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन हो, ठीक है। यहाँ पे नॉन इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए चीजें, मतलब कि परसेप्शन इल्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे दूर से रोप को स्नेक समझना, ये वैलिड नहीं होता, ठीक है। फिर डेफिनेट नॉलेज, मतलब नॉलेज क्लियर और सर्टन होना चाहिए, डाउटफुल नहीं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सेकेंड नंबर पे प्रमाणस के अंदर हमारे पास आता है अनुमान। अनुमान इज योर इन्फेरेंस। तो अनुमान का मतलब होता है इनडायरेक्ट नॉलेज थ्रू रीजनिंग, यानी हम डायरेक्टली नहीं देखते लेकिन लॉजिक यूज करके कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। इसका बेस होता है व्याप्ति, जिसका मतलब है इनवेरिएबल रिलेशन, ओके। अब 5 मेंबर स्ट्रक्चर ऑफ अनुमाना विल डिस्कस, ठीक है। तो अनुमाना के अंदर 5 स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है। मतलब ये जो आपके इन्फेरेंसेस है वो 5 स्टेप में होते हैं। तो पहला होता है प्रतिज्ञा, मतलब कि कोई स्टेटमेंट। फिर आता है हेतु, रीजन, फिर उदाहरण जहाँ पे आप एग्जाम्पल देते हो, फिर उपनयन एप्लीकेशन, और निगमनन मतलब कंक्लूजन, ठीक है। अब ये कैसे चलता है मैं बताती हूँ। जैसे कि आपका प्रतिज्ञा स्टेटमेंट हुआ, देयर इज फायर ऑन द हिल, ये एक स्टेटमेंट है। अब उसका हम रीजन देंगे, क्यों हमने ऐसा बोला, बिकॉज देयर इज स्मोक, वहां पे धुआं निकल रहा है, इसलिए वी आर सेइंग देयर इज फायर ऑन द हिल। तो जो आपने रीजन दिया वो आपका हेतु हो जाएगा, ठीक है। फिर wherever there is fire there is wherever there is smoke there is fire, ये हो गया आपका उदाहरण, मतलब एग्जाम्पल। मतलब कि आपने अपने स्टेटमेंट और रीजन को सपोर्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल दे दिया है कि जहां पे भी स्मोक होता है वहां फायर होता है, ठीक है। और फिर आ गया आपका उपनयन। उपनयन इज योर एप्लीकेशन, मतलब कि यहाँ पे फिर हिल में जो है स्मोक है तो फायर। उपनयन जो है ये है कि जो भी चल रहा है आप उसको जो है अप्लाई कर देंगे, कि मतलब आपने स्मोक देखा तो दिस हिल हैज स्मोक, तो ये क्या हो गया उपनयन। और फिर आखिर में निगमा, मतलब कि आप कंक्लूजन देंगे कि वहां पे स्मोक है, देयरफॉर देयर इज फायर ऑन द हिल, ठीक है। तो यहाँ हमने फिर डायरेक्टली नहीं देखा लेकिन स्मोक देखकर लॉजिकली कंक्लूड कर दिया कि हिल पर फायर है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे कि दिस हिल हैज स्मोक, okay, तो what structure does this particular statement falls into? प्रतिज्ञा, हेतु, उपनया, उपन्या और निगमनाना, okay. So sorry, I might sound funny with all these words, but I'm not that great with vocabularies like these. These are actually difficult to pronounce. तो इसलिए even if I'm sounding funny, please excuse me, but try to focus into the concept more. तो अगर आपको ऐसा, जैसे therefore there is fire on the hill, अगर ये स्टेटमेंट देते हैं और फिर बोलते हैं कि what structure this particular statement belongs to, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, निगमनन, तो आपको निगमनन टिक करना है, ओके। चलिए अब आ जाते हैं हम उपमनन, मतलब कि कंपैरिजन, ठीक है। बेसिकली उपमनन का मतलब होता है कंपैरिजन से नॉलेज मिलना, ठीक है। जब हम किसी अननोन चीज को किसी नोन चीज से कंपेयर करके समझते हैं वो उपमनन होता है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी को पता नहीं है कि गया
गवाया क्या होता है, तो उससे बताया जाता है कि गवाया एक वाइल्ड काउ है। वाइल्ड काउ जैसा एनिमल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब वो जंगल में सिमिलर एनिमल देखता है तो वो कंपैरिजन से समझ जाता है कि ये गवाया है और ये है आपका उपमनन, ठीक है। कि मतलब आपको एक एग्जाम्पल दे दिया गया है कि कोई एक ऐसी चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लेमन खाते हो तो आपको किसी ने एग्जाम्पल दिया कि इससे बड़ा एक फल होता है जिसकी कलियां अलग अलग निकल आती हैं, वो और गहरे रंग का होता है और मीठा होता है। तो आपने हमेशा लेमन खाया है, लेकिन जब आपने ऑरेंज का एग्जाम्पल सुना और फिर कभी आप ऑरेंज देखेंगे तो आप क्विकली समझ जाएंगे सिमिलैरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन की वजह से या नॉलेज की वजह से कि ये चीज क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा है आपका शब्दा, विच इज योर वर्बल टेस्टिमनी। अब यहाँ पे शब्दा प्रमाण बेसिकली इसका मतलब होता है रिलायबल वर्बल सोर्सेज से नॉलेज मिलना, ठीक है। अब ये बुक से हो सकता है, टीचर से हो सकता है, एक्सपर्ट से हो सकता है, वेदा से हो सकता है, ठीक है। कहीं से भी मिली हुई नॉलेज जो शब्द के फॉर्म में हो वो वर्बल टेस्टिमनी या शब्दा के अंदर आती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है, जैसे स्पीकर जो है वो कंपेटेंट और ट्रूथफुल होना चाहिए। कोई झूठे इंसान से आप कोई भी जो शब्द है वो कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। फिर स्टेटमेंट जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, जैसे कि हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स खुद देख नहीं सकते लेकिन बुक्स और हिस्टोरियंस पर ट्रस्ट करके नॉलेज लेते हैं, तो ये शब्द है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। तो आईसीटी बेसिकली आपके सारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ों के टर्मिनोलॉजी और क्या करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, इन सारे पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन जो हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के विद आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि सेट में आईसीटी का सिलेबस जो है वो काफ़ी लिमिटेड है और एग्जाम में भी देखा मैंने कि इट्स नॉट asked so much in depth, right? तो जितना जितना सिलेबस वाइज मुझे इंपॉर्टेंट पोर्शन लगा है मैंने इसमें कवर किया है। जस्ट इन केस आपको इस यूनिट से रिगार्डिंग कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि अभी आपके एग्जामिनेशन में टाइम है। आई एम वेरी एक्टिव टू क्लियर योर डाउट्स, आई डेफिनेटली कम अक्रॉस विद ऑल दोज डाउट्स एंड वरीज, राइट। चलिए, तो अब आईसीटी बेसिकली आपके जो सबसे पहली चीज आपके सिलेबस में दैट इज जनरल एब्रिविएशन टर्मिनोलॉजी। तो कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, जैसे आईसीटी का ही फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। आईटी इज योर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सीपीयू जो कि कंप्यूटर का पार्ट होता है, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, दैट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और लैन मैन मैन इज वेरी वेरी फेमस टॉपिक ऑफ एग्जामिनेशन। अभी हाल फिलहाल में नेट में भी इससे रिलेटेड कई सवाल आए थे, असेंडिंग ऑर्डर में इनको जोड़ना था, बचपन से ये टॉपिक पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। तो लैन इज बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद आपका वैन आता है विच इज वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। कुछ लोग गलती से वैन को वर्ल्ड एरिया नेटवर्क करके आ जाते हैं, ठीक है, दैट इज इंटरनेट। तो वहां पे आपका क्वेश्चन जो है वो इतना आसान गलत हो जाता है, लेकिन वैन इज योर वाइड एरिया नेटवर्क। मैन इज योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। यूआरएल, जिससे आप हर, जैसे आप देखते होंगे, ठीक है, मीशो है, कोई भी जहां से भी आप शॉपिंग करते हैं, आप यूट्यूबर्स को कमेंट करते हैं लिंक लिंक, तो वो आपसे यूआरएल शेयर करते हैं, ठीक है। यूआरएल बेसिकली एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जिसको टैप इन करके आप किसी भी पर्टिकुलर जो भी कंटेंट है उसके सोर्स पे पहुंच सकते हैं, ओके। फिर एच टी टी पी बेसिकली आपने हर वेबसाइट के शुरुआत में देखा होगा, या HTTPS, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अगर एस भी है तो सिक्योर, ओके। जो आपके पर्टिकुलर वेबसाइट को ऑथेंटिक बनाती है, ठीक है, और मेक श्योर करती है जिस भी वेबसाइट के सामने HTTPS होता है, दिस मेक श्योर कि ये जो वेबसाइट है वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रही है और सिक्योर है, ठीक है, सिक्योर वेबसाइट है, आप इसको इजीली सिक्योर तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। देन यू हैव योर ISP विच इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओके। और फिर उसके बाद आईपी एड्रेस जो है हर डिवाइस का होता है विच इज़ वेरी यूनिक, जो उस डिवाइस की आइडेंटिटी को डिकोड करता है, उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली एक ऑनलाइन स्टोरेज और सर्विस होती है जिस जहाँ पे आप अपना डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
बात कर लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स की। अब देखिए गाइज, आई एम नॉट टेलिंग यू डायरेक्टली कि एग्जैक्टली इतनी आसान चीज़ें एग्जाम में उठ के आ जाएंगी, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है। तो मैं क्योंकि सिलेबस फॉलो कर रही हूँ रादर देन एनी राइटर और एनी पर्टिकुलर बुक और नोटबुक, मेरा बस मुद्दा ये है कि जितनी भी सिलेबस में आपकी चीज़ें दी हुई हैं मैं आपको एक बार गो थ्रू करा दूँ, रिवाइज करा दूँ, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट एंड ईमेल इज मेंशन्ड, तो इसको देख लेते हैं एक बार। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर को पूरी दुनिया से, ओके। आप पूरी दुनिया से एज एन इंटरनेट आप सभी यूज कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से ही आज जो है आप ये वीडियो देख के पढ़ रहे हैं और क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनेट ओनली। अब इसके विद इन जो आपको सर्विसेज मिल जाती हैं वो है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके थ्रू आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ईमेल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब कि आप लोगों को जो है ट्रांसफर कर सकते हो अपने फाइल्स वगैरह, वीडियो कॉलिंग, सोशल मीडिया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। बात कर लेते हैं इंट्रानेट की। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरनेट बेसिकली एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो किसी ऑर्गेनिज्म, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, मतलब कि एक ऐसा नेटवर्क जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास ही है और वहां के लोग ही उसको जो है एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका यूज लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, नोटिस के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए, सो दैट उनकी इंटरनल चीज जो है वो बाहर लीक ना हो, ओके। अब बात कर लेते हैं ईमेल की। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होते हैं जिनको यूज किया जाता है मैसेजेस को इंस्टेंटली भेजने या रिसीव करने के, ठीक है। अब ईमेल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए। टू में आप बेसिकली वो ईमेल एड्रेस लिखते हो जिसको आपको ईमेल भेजना है। सीसी मतलब कि कार्बन कॉपी होता है। बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब सीसी में आप वो सारे मेल्स डाल सकते हो जिनको आपको इकट्ठा ये पब्लिश करना है और ये उनके पास जिनको रिसीव हुआ है उनको विजिबल भी होती है बाकी की ईमेल आईडी। बीसीसी भी एग्जैक्टली वैसा ही काम करता है, इस जस्ट जो रिसीवर है उसको बाकी लोगों के पास जो मेल गया है उनकी मेल आईडीज नहीं दिखेंगी, नहीं शो होंगी। सब्जेक्ट में यू मेंशन व्हाट इज दिस ईमेल अबाउट, ठीक है, और बॉडी में आपका मेन लेटर होता है अलॉन्ग विद अटैचमेंट। अटैचमेंट में आप ईमेल के साथ कोई दूसरी फाइल जो है, इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, PDF हो गया, ये सारी चीजें जो है अटैच करके भेज सकते हैं, ओके। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं? ये फास्ट है, इकोनॉमिकल है, ठीक है, पेपरलेस है डेफिनेटली, और कन्वीनियंट है रादर देन योर ओल्ड एज पोस्टल सिस्टम, राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स की जो हायर एजुकेशन में लिए गए हैं, विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो पहले आपका स्वयं स्वयं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां फ्री मूक्स मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ठीक है। कोर्सेज स्कूल लेवल से लेकर आपका UG PG और स्किल बेस तक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स, रीडिंग मटेरियल, क्विजेज और डिस्कशन फोरम जो हैं, ऐसी सारी चीज़ें और फैसिलिटीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। एग्जाम क्लियर करने पर सर्टिफिकेशन भी मिलते हैं और IIT IIM सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूशन जो है यहाँ पे कंटेंट बना के प्रोवाइड कराते हैं। इसका बेसिक एम ये है कि क्वालिटी एजुकेशन सबको हर जगह पर देना, ठीक है। अब ऐसी स्वयं प्रभा जो कि DTH एजुकेशनल चैनल्स हैं, ये एक ग्रुप ऑफ 24/7 एजुकेशनल TV चैनल्स हैं जो DTH के थ्रू टेलीकास्ट होते हैं, ठीक है, मतलब आपके टीवीज पे आते हैं, ठीक है, और ये 24 घंटे चलते रहते हैं। स्टूडेंट्स जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, जो फोन या किसी भी डिवाइस के थ्रू इंटरनेट से एक्सेस करके पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका UG PG कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टीचर ट्रेनिंग जैसे टॉपिक कवर होते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद स्कूल एजुकेशन से लेके आपका हायर एजुकेशन से लेके ट्रेनिंग डेवलपमेंट तक के सारे प्रोग्राम्स को यहाँ पे कवर किया जाता है, ओके। और साथ ही साथ ये जो चैनल्स हैं ये आपके 24/7 ऑन एयर चलते रहते हैं, ओके। चले अब यहाँ पे डेली लेक्चर्स और रिकॉर्डेड कंटेंट रिपीट होता है। यहाँ पे डिजिटल डिवाइड कम करना, इंटरनेट के बिना भी लर्निंग प्रोवाइड करना, ये स्पेसिफिक इनिशिएटिव है स्वयं प्रभा का, ओके। आ जाते हैं EPG पाठशाला पे, ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कंटेंट पोस्ट करते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल, वीडियोस, पीडीएफ्स अवेलेबल होते हैं। कंटेंट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के द्वारा डेवलप किया जाता है। स्पेसिफिकली पीजी कोर्सेज लाइक एमकॉम, एमए, एमएससी ऐसे कोर्सेज के लिए हेल्पफुल होता है। इसके यूज से एग्जाम प्रिपरेशन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। ओके, देन यू हैव एनडीएलआई विच इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ये एक नॉन स्टॉप डिजिटल लाइब्रेरी है। इसमें बुक्स, जर्नल, थीसिस, आर्टिकल्स, वीडियो एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। ठीक है, स्कूल से रिसर्च स्कॉलर्स तक सबके लिए ये लाइब्रेरी जो है वो यूजफुल है। यहाँ पे मल्टीलिंगुअल मतलब कि आपको अलग अलग भाषाओं में कंटेंट मिल जाएगा। इसका पर्पस है नॉलेज रिसोर्सेज को इजीली लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, उसके बाद शोध गंगा पे आ जाते हैं। ये थीसिस और डेजर्टेशन रिपोजिटरी है। शोध गंगा एक डिजिटल रिपोजिटरी है जहां इंडियन यूनिवर्सिटी की पीएचडी थीसिस और डेजर्टेशंस अपलोड होती हैं। ठीक है, अब रिसर्च स्कॉलर्स के लिए रेफरेंस मटेरियल, प्लेजरिज्म रिड्यूस करने में हेल्प करता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन सी व्हाट एवर इज ऑलरेडी अवेलेबल सो दैट यू डोंट एंड अप डूइंग द सेम थिंग। ओके, उसके अलावा रिसर्च क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। लिटरेचर रिव्यू और रिसर्च गाइडेंस के लिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाता है। क्योंकि यूजीसी नेट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर पीएचडी एंट्रेंस थिंग ऑल्सो, तो ऐसी सारी चीज़ें जहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिकली आपको पीएचडी से एक्स्ट्रा इन सॉरी या वी आर टॉकिंग अबाउट एमपी सेट ऑल्सो। तो अलॉन्ग विथ यूजीसी नेट का जितना पीएचडी पे जोर पड़ रहा है अब, क्योंकि आपको वो भी निकालना ज़रूरी है नेट एग्जाम टू बी एबल टू परस्यू पीएचडी, उसका आपको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो सेट एग्जामिनेशन में भी देखने के लिए मिलेगा। आप रिसर्च डिसिप्लिन से या बेसिकली रिसर्च चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पीएचडी से रिलेटेड एक्सपेक्ट करिएगा एग्जामिनेशन में। दैट इज वाई शोध गंगा बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। उसके साथ साथ वर्चुअल लैब्स, ठीक है, जो कि ऑनलाइन प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट कराते हैं। वर्चुअल लैब स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं। साइंस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के एक्सपेरिमेंट्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। फिजिकल लैब के बिना भी कंसेप्ट समझाने के लिए इनको यूज किया जाता है। ओके, देन यू हैव एनपीटीईएल विच इज इंजीनियरिंग एंड इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज। एनपीटीईएल एक जॉइंट इनिशिएटिव है आईआईटीज और आईआईएससी का। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज जो हैं इसमें दिखाए जाते हैं थ्रू वीडियो लेक्चर्स, और फिर उसके बाद में असाइनमेंट्स और एग्जाम्स भी फॉलो अप कराए जाते हैं। और आपको स्पेसिफिक सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जो कि इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, जिनको आप बाद में यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मेजर मोटिव होता है स्किल डेवलपमेंट और करियर इन्हांसमेंट। ओके, अब एम जो है इन सारी चीज़ों का ऑल टुगेदर यूज करने का वो ये है कि आपका एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, दिस हैज बीन आस्क्ड इन नेट ऑलरेडी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोलते हैं कि जो डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं उनके ऑल टुगेदर एम क्या है। ठीक है, तो उनके एम है एक्सेस, कि हर स्टूडेंट तक एजुकेशन पहुंचे। इक्विटी मतलब कि रूरल अर्बन गैप को कम किया जा सकते, रूरल इंडिया तक भी ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियरली पहुंचे। साथ ही साथ क्वालिटी मतलब स्टैंडर्ड और एक्सपर्ट बेस्ड कंटेंट जो है वो लोगों तक पहुंचे। ओके, चले आईसीटी गवर्नेंस की बात कर लेंगे हम। ठीक है, तो जब भी आईसीटी का यूज किया जाता है गवर्न करने के लिए, मतलब कि स्पेसिफिकली जब कोई भी चीज को चलाने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए आईसीटी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब कि आप ऑनलाइन मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं रादर देन योर बेसिक ओल्ड अकाउंटिंग या फिर जर्नलिंग मेथड, तो उसको हम आईसीटी एंड गवर्नेंस या ई गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसके ऑब्जेक्टिव्स क्यों हैं, हम ऐसा क्यों स्विच लेके आ रहे हैं। दिस इज वेरी ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, यहाँ पे स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और सिटीजन्स का भी पार्टिसिपेशन होता है। पार्टिसिपेशन एज एफ इन, जब सारी चीज़ें ऑनलाइन होंगी तो आप भी घर बैठे उन चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे, डेटा पढ़ पाएंगे और चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, ऑनलाइन एडमिशन लेना, डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू करना, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना आपका। ठीक है, जो भी है, यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होना, मतलब कि अगर आज आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं या कॉलेज में हैं, ठीक है, या आप कहीं से पास आउट हुए हैं, तो आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके सारा इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यूनिवर्सिटी जो है ई गवर्नेंस का यूज करके अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एफिशिएंटली चला रही होती है। ओके, सो दिस इज ओनली ई गवर्नेंस इन आईसीटी, और आई थिंक आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली टेक कर पाएंगे, राइट।
चलिए, अब इसी के साथ हम आ चुके हैं हमारे 9th यूनिट पे, विच इज़ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक आपके एमपी सेट के सिलेबस में सबसे ज़्यादा एग्जैजरेटेड कंटेंट जो है आपको इस पर्टिकुलर यूनिट में ही पढ़ने के लिए कहा गया है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने हर एक चीज़ यहाँ पे शामिल करने की कोशिश करी है और हम इसको शुरू करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है आपका डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट से, स्पेसिफिकली आपके मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स एमडीजीज, जो कि लॉन्च हुए थे 2000 में यूनाइटेड नेशंस में। ठीक है, और इनका टारगेट ईयर था 2015, मतलब अब कंप्लीट हो चुका है, ये रनिंग में नहीं है। इसके बाद एसडीजीज भी आ गए, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनसे भी सवाल आ जाते हैं तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब इनका फोकस था बेसिक ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंटर था आपका, पहला गोल था इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। दूसरा था यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन अचीव करना, प्राइमरी मतलब कि जो प्राइमरी लेवल तक की क्लासेस होती हैं वो यूनिवर्सली उतना तो सब कुछ पढ़े, सब कोई पढ़े हों। ठीक है, साथ ही साथ जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना थर्ड गोल था। उसके बाद चाइल्ड मोर्टेलिटी, मतलब कि जो बच्चे पैदा होते से मोर्टल या खत्म हो जाते हैं उसको रिड्यूस करना। ठीक है, ये आपका चौथा मोटिव था एमडीजीज के अंदर। उसके बाद आपका मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना वॉज योर फिफ्थ गोल इन एमडीजीज। देन सिक्स्थ वॉज एचआईवी और एड्स जैसी डिसीजेस को कॉम्बैट करना, प्रिवेंट करना, प्रिक्योर करना। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना, और लास्टली ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, मतलब कि आपस में ग्लोबली पार्टिसिपेट करना, डेवलपमेंट के लिए पार्टनरशिप क्रिएट करना, जैसे कि आप ट्रेड, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों में एक दूसरी कंट्री का साथ दें और सब मिलके आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये आपके एमडीजीज के 8 गोल थे, जो ऑलरेडी जो है इनके टारगेटेड ईयर से बहुत, मतलब 15 साल के लिए बनाए गए थे। ये 2000 में लॉन्च हुए थे और 2015 तक ये खत्म भी हो गए। ओके, उसके बाद से हम फॉलो अप कर रहे हैं आपके एसडीजीज। ठीक है, ये लॉन्च हुए थे यूएन में ही 2015 में, और इसका टारगेट ईयर है 2030। अगेन दिस इज फॉर 15 ईयर्स। 2030 में हमारे पास थोड़ा सा और कुछ नया आ जाएगा, जो कि आपको आई होप याद करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आप ये एग्जामिनेशन दें, आपका क्लियर हो जाए एग्ज़ाम, डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है, और ये जो है जो एसडीजीज हैं वो हर कंट्री में एप्लीकेबल हैं। टोटल 17 गोल्स दिए हैं, जिसके विद इन 169 टारगेट्स हैं। ठीक है, हर गोल के अंदर सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ टारगेट्स भी मेंशन्ड हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये ऑल टुगेदर बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं आपके इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट 17 में से मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप डेफिनेटली इसको फुल 17 जो है गूगल पे सर्च करके आपको कहीं भी इजिली मिल जाएगा। आप अपने फोन में स्क्रीनशॉट एट द सेम टाइम अपने नोट्स में इसको इंक्लूड करके याद रख सकते हैं। तो आपका जो छठे नंबर का एसडीजी है वो क्लीन वाटर और सैनिटेशन से रिलेटेड है। सेवेंथ इज योर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीज इन पोल्यूशन एंड कार्बन लेवल, ग्लोबल वार्मिंग, इन सारी चीज़ों की वजह से अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी का यूज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के समय में। फिर एसडीजी 11 है आपका सस्टेनेबल सिटीज़, मतलब कि अपनी सिटीज़ को सस्टेनेबल बनाना, सो दैट हम फ्यूचर जो है पॉसिबल फ्यूचर जो है उसको थोड़ा सा क्लीन बेटर रख पाएँ। ठीक है, यूजेबल रख पाएँ आने वाले आने के टाइम में। ठीक है, और फिर उसके बाद 12 है आपका रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, 13 है आपका एक्शन क्लाइमेट, 14 है आपका लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड। 14-15 को हटा के बाकी के जो ऊपर के 4-5 गोल्स हैं, एमपी इज डायरेक्टली बीन अ फ्रंट लाइनर, मतलब फ्रंट लाइनर वो स्टेट्स या फिर सिटीज होते हैं जो विद इन ये सारे पैरामीटर के विद इन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि सेट है तो थोड़ा एमपी रिलेटेड चीज़ें भी कंसर्न में रखते हुए कंटेंट बनाना पड़ता है। तो उस हिसाब से जो आपके शुरू के 4-5 एसडीजीज हैं वो एमपी में बहुत स्पेसिफिकली अच्छी तरीके से फॉलोअप किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एमपी जो है वो फ्रंट लाइनर्स में आता है इन सारे पर्टिकुलर गोल्स को फॉलो अप करने में। दैट इज वाई दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम सेट पर्सपेक्टिव। बाकी आप 17 के 17 देख के जाइएगा एक बार। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का मतलब होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज जिसकी वजह से एनवायरनमेंट में कोई ना कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, फर्क पड़ता है बेसिकली। तो पहला हो गया आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितनी इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी उतना पोल्यूशन होगा। देन अर्बनाइजेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, एग्रीकल्चर,
ज़्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज़ करने की वजह से सॉइल फर्टिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और पोल्यूशन ग्रोथ, ये सारी कुछ ऐसी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से इन्वायरमेंट पे जो है हार्मफुल इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। अब वो इम्पैक्ट क्या है इन्वायरमेंट में वो देख लेते हैं। एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज होना, बायोडाइवर्सिटी कम होना, मतलब कि पेड़ पौधे जनजातियां जो हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ठीक है, और डिप्लीशन, रिसोर्स डिप्लीशन, मतलब कि ऐसी सारी चीजें या टॉक्सिक्स जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकती हैं, एटमॉस्फेयर को खराब कर सकती हैं, वो सारी इमिट हो रही है। और लास्टली इन सब का बुरा असर जो है वो आपके हेल्थ पर पड़ता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज की। तो कुछ लोकल इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं जो आपको अपने आसपास में ही देखने मिल जाएंगे, आप उनको अपने आसपास में ही नोटिस कर सकेंगे। जैसे कि नॉइज पोल्यूशन हो गया, सॉलिड वेस्ट, अगर मतलब कहीं पे कचरे का ढेर है तो वो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करेगा क्योंकि वो आपके लोकल एनवायरनमेंट पे प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आपके आसपास का पानी कंटैमिनेट हो जाए, गंदा हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है। और अर्बन एयर पोल्यूशन, मतलब कि अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, ठीक है। दिल्ली वगैरह का आप देख ही रहे हैं, मतलब कि बिलो अनबेरेबल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो हो चुका है, इंडेक्स जो है वो हो चुका है, ठीक है। इवन भोपाल भी अभी सर्दियों में, आई वॉज अमेज्ड टू सी, यूजुअली हमको लगता है वी आर सिटी ऑफ लेक्स, इतनी ग्रीनरी एंड एवरीथिंग, लेकिन जब आप डेटा पढ़ो तो इट इज नॉट वेरी आइडियल, राइट। 200 पार AQI था भोपाल का एक टाइम पे, विच इज इक्वलेंट टू हैविंग 7-8 सिगरेट्स ऑल टुगेदर, ठीक है। तो ये अर्बन एयर पोल्यूशन की वजह से जो है AQI, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, ठीक है। अब रीजनल इन्वायरमेंटल इशू जो आपको एक पर्टिकुलर एरिया में देखने के लिए मिल जाएगा, रीजन में देखने के लिए मिल जाएगा, वो क्या है, एसिड रेन। एसिड रेन अगर होती है तो मैसिवली फील्ड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, क्रॉप फेलियर हो सकता है। रिवर पोल्यूशन, अगर आप किसी नदी को गंदा कर दें तो वो जहां जहां से बहती है वो पूरा एरिया जो है उसके पैमाने में आएगा और वहां पे आपको उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। डिफॉरेस्टेशन, अगर आप पेड़ काट देते हैं तो कार्बन फुटप्रिंट्स जो है वो बढ़ जाएंगे, ऑक्सीजन कम एमिट होगा, कार्बन ऑब्जॉर्प्शन कम होगा। एंड डेजर्टिफिकेशन, वो एरिया बाद में डेजर्ट तक का रूप ले सकता है, फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी की वजह से, गर्मी की वजह से, ठीक है, एसिड रेन, ये सारी चीजों की वजह से डेजर्टिफिकेशन, मतलब कि जमीन जो है वो आपका डेजर्ट की तरीके से हो जाती है, जो बहुत ही ज्यादा इनफर्टाइल हो जाती है, जिसपे कुछ भी उगाना या कोई काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली इट इज अ थ्रेट टू सस्टेन योर लाइफ फर्दर लिविंग लाइक दिस, ओके। और फिर अब ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू क्या है, अगेन क्लाइमेट चेंज। ऑल टुगेदर पूरे वर्ल्ड का क्लाइमेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघलने की वजह से वाटर लेवल जो है वो ओशन का बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लैंड जो है वो श्रिंक होती जा रही है, ठीक है। ऑब्वियसली इट नॉट गोना हैपन इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, लेकिन अगर ये सब चलता रहा तो कमिंग फ्यूचर में ये सारी चीजें जो है वो काफी ज्यादा कंसर्निंग हो जाएंगी, लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएंगी, ठीक है। तो अब क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है और साथ ही साथ ओजोन डिप्लेशन, मतलब कि अभी हमने बात की थी ऐसी सारी चीजों की जो आपका डिप्लीशन रिसोर्सेज होते हैं, मतलब कि वो सारी हार्मफुल गैसेस जो ऊपर जाके एटमॉस्फेयर की लेयर को डिप्लीट कर देते हैं, मतलब छेद कर देते हैं, रप्चर कर देते हैं। तो ओजोन जो है वो रप्चर होने की वजह से हार्मफुल सनरेज जो है हमारे अर्थ पे आएंगी, जिसकी वजह से कई सारे हजार्ड्स, बीमारियां, बहुत ज्यादा गर्मी और ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा, राइट। तो वो ऑलरेडी हैज बीन स्टार्टेड, लेकिन ये है कि अगर हम अपना कार्बन कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा थियोटिक इशू बन सकता है, ठीक है। साथ ही साथ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओके। तो ये कुछ आपके ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब सुनने में बहुत आसान लगता है, सवाल आ सकता है व्हाट ऑल विल फॉल अंडर रीजनल एनवायरमेंटल इशू, ओके। और आपको ऑप्शन मिल जाए वाटर कंटामिनेशन, रिवर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एंड एसिड रेन, और फिर आई चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। अब आप वाटर कंटामिनेशन में ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार वाटर तो रीजनल लेवल पे भी कंटामिनेट हो सकता है ना, लेकिन नहीं, क्योंकि वाटर आप ऐसी चीजें जिनको आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, जिनसे डेली कांटेक्ट में आते हो, अगर वो चीज कंटामिनेट हो जाए तो वो आपकी लोकल लेवल का जो है एनवायरमेंटल इशू बन जाएगा, ठीक है, रादर देन रीजनल। तो इसलिए ये टॉपिक के बीच में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो इट्स वेरी इजी बट स्टिल रिक्वायर्ड टू बी रिवाइज टू बी एबल टू डू इट प्रॉपरली, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की। तो पहले आपका एयर पोल्यूशन, हम सबको पता है व्हीकल्स, इंडस्ट्री, फॉसिल फ्यूल को जलाने से एयर पोल्यूशन होता है। अब इसके इफेक्ट्स होते हैं आपके रेस्पिरेटरी डिसीजेस, ठीक है।
मतलब आपके लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, पूरे रेस्पिरेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। स्मॉग, स्मॉग बेसिकली एक कंबाइंड वर्ड होता है फॉग और स्मोक का। तो जब कोहरा होता है और उसके साथ स्मोक आके मिल जाए तो वो एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बनाता है जिसको स्मॉग बोलते हैं। इसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी, विजिबिलिटी, हर सारी चीज़ों में जो है प्रॉब्लम आने लगती है। डे टू डे लाइफ को कैरी ऑन करने में प्रॉब्लम आने लगती है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्मॉग प्रेजेंस। ओके, और साथ ही साथ एयर पोल्यूशन की वजह से हैवी एयर जो है वो क्लाउड में डिपॉजिट होते हैं जिसकी वजह से एसिड रेन होता है। इट इज बैड फॉर इंडस्ट्रीज, यू नो, बिल्डिंग्स, लैंड्स, एनिमल्स, एवरीथिंग। ओके, और जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्राउंड वाटर है उसको भी आके कंटेमिनेट करती है एसिड रेन। ओके, अब बात कर लेते हैं वाटर पोल्यूशन की। तो वाटर पोल्यूशन आपका सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, मतलब कि जो इंडस्ट्रीज का वेस्टेज डिस्चार्ज कर देते हैं वो ओपनली, ऑल ऑफ दैट, और एग्रीकल्चरल रन ऑफ, मतलब कि जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स हैं वो ऐसे ही बह जाते हैं। तो उनकी वजह से जहाँ पे भी एक्यूमुलेट होंगे वहाँ पे वाटर पोल्यूशन होगा, और इसके इफेक्ट से वाटर बोर्न डिसीजेस, मतलब कि ऐसी बीमारियां जो पानी में बैक्टीरिया या वायरस फैलने की वजह से होती हैं, ये बढ़ जाती हैं, और जो एक्वेटिक लाइफ है उसमें पनप रही है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं पूरे इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर सकता है इफ इट ग्रोज ऑन ऑन बिगर लेवल। ओके, फिर सॉइल पोल्यूशन है आपका, जो केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वेस्ट जंपिंग, इन सारी चीज़ों की वजह से होता है, और इसका इफेक्ट है सॉइल फर्टिलिटी कमज़ोर हो जाएगी, फूड कंटामिनेशन, मतलब फूड जो है आपका वो बैक्टीरिया वायरस इजीली जो है वो वहां तक रीच कर सकते हैं। ओके, आपके फूड में। फिर नॉइस पोल्यूशन, ट्रैफिक, इंडस्ट्रीज, लाउड स्पीकर, इन सारी चीज़ों की वजह से होता है। ठीक है, और आजकल की जनरेशन, इवन फ्यू ऑफ अस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, कि सिलेक्टिवली हमको नॉइस बहुत पसंद होता है जब हमारी मर्जी का होता है, लेकिन इसका मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट इज़ वेरी कंसर्निंग। आप कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत चिल कर रहे हो, पार्टीज कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन आपको फिर भी नींद नहीं आ रही है, आपको फिर भी स्ट्रेस हो रहा है बिकॉज ऑफ सो मच नॉइज पोल्यूशन। इट ट्रिगर्स सम पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेस बढ़ जाती है, हाइपर एक्टिविटी बढ़ जाती है, बहुत अजीब अजीब से थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हेडफोन्स लगा के बहुत हाई वॉल्यूम में कुछ भी सुनते हैं या बहुत ज़्यादा नॉइज पसंद करते हैं इन जनरल, तो मे बी नॉट, बट लॉन्ग टर्म में आपको इसके बहुत सारे जो है फिजिकल इफेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड इट टू लिव मोर पीसफुल एंड बेटर लाइफ, क्योंकि ये नॉइज पोल्यूशन ही थोड़ा सा मेरे हिसाब से नॉन नेगोशिएबल, मतलब नेगोशिएबल बन सकता है अगर आप माइंडफुली जो है अपने आप को डिस्टेंस कर लें तो। बाकी यूजुअल जो ट्रैफिक इंडस्ट्रीज से आता है ऐसे वाले एरिया में तो डेफिनेटली अनअवॉइडेबल हो जाता है, लेकिन जो आपके एंड पे आप करते हो आप वो माइंडफुली कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स की। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, शुरू करेंगे एयर पोल्यूटेंट से। तो एयर पोल्यूटेंट में ऐसे कौन से पहली चीज तो कंपोनेंट होते हैं जिनको हम पोल्यूटेंट का नाम देते हैं। तो पहला है आपका पार्टिकुलेट मैटर, मतलब कि ऐसे मैटर्स, पार्टिकल्स जो 2.5 mm से भी छोटे होते हैं, एंड एट द सेम टाइम पार्टिकुलेट मैटर जिनका साइज 10 mm तक होता है। ठीक है, तो ये ऐसे मैटर्स होते हैं जब वो आप ब्रीद इन करते हो तो आपके लंग्स में जाके चिपक जाते हैं। आपकी जो एल्वियोलीज होती हैं जहाँ पे गैशियस एक्सचेंज होता है, ये वहां पे जाके डिपॉजिट होने लग जाते हैं, और आपकी एल्वियोलीज को बाय डिफॉल्ट जो है वीकन कर देते हैं और वो काम नहीं कर पाती आगे। ठीक है, तो इट इज वेरी 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 डेंजरस। और ये जो पोल्यूशन व्हीकल्स में होता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, उन सारे में, इवन ट्रैफिक में बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, एंड दिस इज मेजर कंपोनेंट इन योर AQI इंडेक्स ऑल्सो। ठीक है, उसके उसके अलावा आपकी बाकी सारी जो गैसेस हो गई, ठीक है, अगेन सल्फर, मीथेन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी चीजें तो पार्ट होती हैं एयर पोल्यूशन का। ठीक है, अब इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, हार्ट डिसीजेस, स्ट्रोक, आई और नोज और थ्रोट इरिटेशन, ठीक है, ENT इरिटेशन बेसिकली, और आपकी लंग के फंक्शन को रिड्यूस कर देती है ऑल टुगेदर अगर आपका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है एयर पोल्यूशन से तो। ठीक है, और इसकी वजह से ऑल टुगेदर प्रीमेच्योर डेथ्स जो है वो देखी जा सकती हैं। वाटर पोल्यूशन की बात कर लें तो क्या क्या हो सकता है इसमें।
सीवेज में हैवी मेटल जैसे लेड और मर्क्यूरी पेस्टिसाइड्स की वजह से पाए जाते हैं, ठीक है, जो भी आप फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज करते हैं उसकी वजह से हैवी मेटल का कंटेंट जो है वो वाटर में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायरिया, कॉलेरा, टाइफॉइड, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में शॉर्ट टर्म में इन्फेक्शन होने की वजह से देखी जा सकती है, और लॉन्ग टर्म में ये आपके लिवर और किडनी को डैमेज कर सकता है। स्किन डिसीजेज हो जाती हैं अगर आप ऐसे कंटामिनेटेड वाटर से स्किन अपना स्किन कंटैक्ट कराते हैं, तो साथ ही साथ आपके नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर हो सकता है अगर कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा है तो, और चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इफ वाटर इज नॉट क्लियर। ओके, चलिए ऐसी बात कर लेंगे सॉइल पोल्यूटेंट्स की, ठीक है। तो सॉइल पोल्यूटेंट्स में आपके पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके इम्पैक्ट में आपका फूड जो है वो कंटामिनेट हो सकता है, जिसकी वजह से कैंसर रिस्क बढ़ सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है किसी भी इंसान के अंदर। अब आजकल आप जो देख रहे हैं पीसीओडी, पीसीओएस, ये मेजरली जो है इंक्रीजिंग पोल्यूशन के नतीजे हैं जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे, राइट। साथ ही साथ ये डाइजेस्टिव और इम्यून सिस्टम को भी हार्म पहुंचा सकता है। ओके, और नॉइज पोल्यूशन से आपको अगेन हेयरिंग लॉस, सुनाई नहीं देना, बहरे हो जाना, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, हाई ब्लड प्रेशर तक जो है हेल्थ इम्पैक्ट जो है वो नॉइज पोल्यूशन की वजह से देखा जा सकता है, ठीक है। अब कॉलरा किस पोल्यूटेंट की वजह से होता है, तो उसमें आपको वाटर पोल्यूटेंट आना चाहिए, इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये सब बताया जा रहा है। दो यू माइट फील इट कि ये आसान है, लेकिन एग्जामिनेशन में हम कभी कभी बहुत आसान चीज़ों में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, चलिए आखिरी आपका सोइल हजार्डियस एंड ई वेस्ट, ठीक है। अब ई वेस्ट आज की दुनिया में बहुत बड़ी इशू बन गई है, जितना जितना हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ करने लगे उतना ही हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, ठीक है। और उन चीज़ों में से निकलती हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ठीक है। उसके अलावा सॉइल वेस्ट के कुछ हजार्डियस चीज़ें होती हैं जैसे बायोमेडिकल वेस्ट, ठीक है। अब जैसे हॉस्पिटल्स का जो वेस्ट वगैरह होता है एंड प्लास्टिक उसमें, ठीक है। तो प्लास्टिक, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये सॉइल पोल्यूटेंट्स होते हैं कुछ जो एक्सट्रीमली हजार्डियस होते हैं, ठीक है। इसका इम्पैक्ट इन्फेक्शियस होता है, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन आपको हो सकता है, इंजरी हो सकती है, ठीक है। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं, टॉक्सिक से आप एक्सपोज हो सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा लेड, कैडमियम पाया जाता है, जिससे अगर आप एक्सपोज हो तो आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपकी बॉडी में आ जाएगी, और लॉन्ग टर्म जेनेटिक डैमेज भी हो सकता है, आपके जीन्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकते हैं अगर आप ऐसे वेस्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो, ठीक है। तो सॉइल पोल्यूटेंट्स इन जनरल, जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, उनके अलावा जो हजार्डियस सॉइल पोल्यूटेंट्स होते हैं दोज आर प्लास्टिक्स, बायोमेडिकल वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अब कुछ एक्ट की बात कर लेते हैं विच आर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1986 में आया था, ठीक है, और इसको लागू किया गया था भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 3 दिसंबर 1984 भोपाल में हुई थी, क्योंकि वो ट्रेजेडी इतनी ज़्यादा मैसिव और डिस्ट्रक्टिव थी कि उसके बाद एक पूरा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना उसके पीछे, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव था प्रोटेक्शन और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना और प्रोटेक्ट करना, जिसके की फीचर्स थे सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करना सो दैट वो ऐसे किसी भी ट्रेजेडी से जो है कंट्री को प्रिवेंट कर पाए, पोल्यूशन को कंट्रोल करना और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को सेट करना, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाहर चली जाती है, पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, उनको उनके ऊपर पेनाल्टी लगाना और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू भोपाल गैस ट्रेजेडी मेक्स इट मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम सच पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है। चलिए ऐसे ही एक और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज लॉन्च हुआ था 2008 में इंडिया में, जिसका ऑब्जेक्टिव था क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ठीक है। अब इसके 8 नेशनल मिशन थे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनको भी याद रखिएगा। पहला है आपका नेशनल सोलार मिशन, दूसरा आपका नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, उसके बाद सस्टेनेबल हैबिटेट, वाटर मिशन और मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, फिर नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया एंड देन नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और लास्ट था आपका नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ओके, तो बस इनका नाम मात्र याद रखिएगा, 8 मिशन में कौन कौन से मिशन थे and the full form of NAPCC and the year it was launched into and the major objective, you'll be good to go from this particular topic। अगर कोई सवाल आएगा भी तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। ओके,
चलिए बात कर लेते हैं इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल अग्रीमेंट्स और एफर्ट्स कि इंटरनेशनली कौन कौन से अग्रीमेंट्स बनाए गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट सेट दोनों के पर्सपेक्टिव से काफ़ी रेपिटेटिव भी है, ठीक है। तो पहले आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में आया था, ठीक है। ये इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, जहाँ पे वो बोल रहे थे कि CFCs और ODS बेसिकली जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इसको रिड्यूस करना, कट ऑफ करना, बिल्कुल भी जिन जिन भी डिवाइसेस से, जिन भी अप्लायंसेस से CFCs और ODS निकलते हैं उनको बिल्कुल कट ऑफ कर देना। ये मेजरली आपके पोल्यूटेंट्स होते हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने में डायरेक्टली शामिल होते हैं, और मेजरली आपके ACs और रेफ्रिजरेटर इन सारी चीज़ों से निकलते हैं। तो अब ये सारे प्रोटोकॉल्स के बाद जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत सारे नॉर्म्स मिल गए हैं, जिनकी वजह से अब काफ़ी इम्प्रोवाइज प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में आ गए हैं जो कम पोल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका रियो समिट हुआ था 1992 में, ठीक है। इसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। इसके अंदर एजेंडा 21 आया था, जिसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को पहली बार डिस्कस किया गया था, ठीक है। अब इन सारे अग्रीमेंट्स में आपको इनके नाम, ईयर, दूसरा नाम क्या है इसका, और मेजरली किस चीज से ये रिलेटेड थे, इतना अगर आप याद करके जाते हैं तो आपके डेफिनेटली 2 से 4 नंबर एग्जामिनेशन में पक्के हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रेपिटेटिव टॉपिक है, ठीक है। फिर आगे आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 में, इसमें बात हुई थी कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचाना है, ठीक है। यहाँ पे सस्टेनेबल रिसोर्स को, मतलब रिसोर्स को कैसे सस्टेनेबली यूज करना है, और फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, मतलब कि सबके साथ ग्लोबली जो रिसोर्सेज हैं उनके बेनिफिट्स फेयरली शेयर करना, इन सारी चीज़ों के बारे में CBD में डिस्कशन हुए थे, ठीक है। उसके बाद आया आपका क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था, ठीक है। ये एक लीगली बाइंडिंग इमिशन टारगेट था, मतलब कि हर कंट्री को, हर नेशन को एक लीगल बाउंडेशन मिला था कि आपको एक विद इन कार्बन ट्रेडिंग, मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही कार्बन जो है वो प्रोड्यूस करना है, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो यू हैव टू बाई इट फ्रॉम जिसने ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस किया है उसको, जिस भी कंट्री ने कम प्रोड्यूस किया है उससे कार्बन पॉइंट्स खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। और ये सबके लिए कंपल्सरी था, कंपल्शन था, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा। कार्बन ट्रेडिंग का बेसिकली मतलब ये है कि अगर कंट्री ए एक लिमिट से ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो जो कंट्री बहुत कम कार्बन प्रोड्यूस कर रहा है उनसे उनको वो कार्बन फुटप्रिंट्स जो हैं और कार्बन के पॉइंट्स जो हैं वो खरीदने पड़ेंगे, और ये लीगली बाइंडिंग था, मतलब सबको फॉलो अप करना जो है वो कंपलसरी था, ठीक है। उसके बाद आया आपका पेरिस अग्रीमेंट जो 2015 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई थी, ठीक है, और बोला था कि हमको कैसे भी करके ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखनी है, इससे ज़्यादा हम बढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे वॉलंटरी कमिटमेंट्स थे, मतलब कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं था, कंपल्सरी नहीं था, वॉलंटरली हर कंट्री को अप्लाई करनी थी ये चीज़ें, ठीक है। अब लोग पेरिस अग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में स्पेसिफिकली कार्बन ट्रेडिंग पे जो है वो फोकस किया गया था, और ये लीगली बाइंडिंग था, वेरस पेरिस अग्रीमेंट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग पे था। ऑब्वियसली कार्बन एमिशन इज गोना फॉर इनसाइड ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, लेकिन कीवर्ड से अगर आपको कार्बन के बारे में पूछा जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल ट्रिक करना है, और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बोला जाए तो पेरिस अग्रीमेंट ट्रिक करना है। इतना क्लैरिटी से आप जो है एग्जामिनेशन में जाएंगे तब जाके जो है हम सेट क्लियर करने की बात जो है यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल whenever you're choosing the answer, because everything looks very similar but definitely it is not. तो अभी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था 2015 में, ठीक है, जो इंडिया और फ्रांस का एक इनिशिएटिव था सोलर एनर्जी को ट्रॉपिकल कंट्रीज जो भी हैं, मतलब कि जो भी इक्वेटर या ट्रॉपिकल रीजन के आसपास आती हैं जहाँ पे सनलाइट बहुत एक्सेस में अवेलेबल है, वहाँ पे सोलर अलायंस बनाना, सो दैट आप जो है सोलर पावर को प्रमोट कर पाओ, रिन्यूएबल एनर्जीज को ज़्यादा इनिशिएटिवली यूज़ कर पाओ, ठीक है। तो क्योंकि इसमें इंडिया और फ्रांस डायरेक्टली रिलेटेड है, दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। 2015 में लॉन्च हुआ था, इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव था, और ये सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये अलायंस जो है वो बनाई गई थी। ओके, आई होप ये सारे आपको क्लियरली समझ में आए होंगे, राइट।
चलिए इसी के साथ हम आज अपने आखिरी यूनिट पे जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम है इस पे आ चुके हैं, ठीक है। तो हायर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि आप एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ विच दिस यूनिट होल्ड्स लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इनटू नेट सेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो शुरू करेंगे आपके पहले टॉपिक से जो कि है इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एशियंट इंडिया, ओके। तो एशियंट इंडिया मतलब कि इंडिया में पुराने ज़माने में एशियन टाइम में किस तरीके से एजुकेशन थी। तो एशियंट इंडिया जो है वो हाईली डेवलप था अपने एजुकेशन सिस्टम को लेके। यहाँ पे होलिस्टिक लर्निंग मतलब कि लर्निंग जो हर दिशा में आपको दी जाए, उससे पूरे करिकुलम और जो उस टाइम की यूनिवर्सिटीज़ थी वो ये होलिस्टिक लर्निंग अप्रोच फॉलो करती थी, जहाँ पे वो इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, स्पिरिचुअल और वोकेशनल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देते थे, ठीक है। जैसे अब इंडिया जो है दोबारा ये रूट फॉलो अप कर रहा है, वोकेशनल सेल्स बन रहे हैं हर यूनिवर्सिटी में। ये हमारे एशियंट एजुकेशन सिस्टम का मेथड है, ठीक है। तो अब इसमें आपके जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं वो है तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है पूरी दुनिया की। अब जो सवाल आते हैं वो मेजरली यही आते हैं कि कौन से मेथड होते थे टीचिंग के यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इन जो 3-4 यूनिवर्सिटी हम डिस्कस करने वाले हैं उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है। अगर आपने बाय द एंड ऑफ द डिस्कशन इसका आंसर दे दिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं तो बताऊंगी, ठीक है। तो देखते हैं लोग, आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो कितने अटेंटिव हैं। आपके रिस्पॉन्स से और फीडबैक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए, क्योंकि अभी आपके एग्जामिनेशन में लगभग 1 महीना है। तो आई डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग मोर वीडियोस जिससे आपके स्कोर जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाएं, ठीक है। और आप बहुत श्योरिटी और क्लैरिटी से एग्जामिनेशन दे के आएँ। डेफिनेटली आप जानते हैं ऑलरेडी एक बार ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, और आपको पता है कमिंग टाइम्स में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, माइनस मार्किंग इंट्रोड्यूस करी जा रही है हर फील्ड में, स्पेसिफिकली एमपी के एग्जामिनेशन में। साथ ही साथ इतनी लिमिटेड सीट्स और इतना कियोटिक एग्जामिनेशन सिस्टम है कि सालों में एक बार एग्जाम होता है, राइट। तो इसमें ट्राई करिए कि आपको बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स ना लगें। 1-1.5 महीने की मेहनत से आप अपनी लाइफ में शायद वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ आप एस्पायर करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको लास्टली यही बोलूँगी कि जितना भी है प्लीज़ ट्राई टू डू बेस्ट फ्रॉम योर सेल्फ, क्योंकि अगर आपने 1.5-2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, जितनी भी आपके पास वक्त बचा हुआ है, आपने उतनी मेहनत कर ली और आपने वो एग्ज़ाम निकाल लिया जिसका आप सपना देख रहे हैं, तो ट्रस्ट मी आगे आने वाली लाइफ आपकी बहुत स्मूथ हो जाएगी, बहुत एस्पायरेबल हो जाएगी। आप और कुछ अपनी लाइफ में बिगर बेटर करने की सोचेंगे ज़रूर, ठीक है। तो आज की मेहनत कल के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी, इसलिए मैं डेफिनेटली सबको बोलती हूँ कि प्लीज़ मेहनत करते रहिए। एक दिन वो सब होगा जो आपने सोचा होगा, या फिर शायद उससे भी बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा, राइट। ठीक है, तो तक्षशिला कहाँ पर है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, नालंदा भी बताइएगा, ठीक है। और ये सब फिर मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी बाय द एंड ऑफ द डिस्कशन, ठीक है। तो ये हमारी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे वेदा, ग्रामर, मेडिसिन, लॉ, एस्ट्रोनॉमी और वॉरफेयर जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। यहाँ पे ओरल टीचिंग मेथड और डिस्कशंस यूज किए जाते थे, ओके। अब नालंदा यूनिवर्सिटी एक रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी उस जमाने में, ठीक है। तो इंडिया की बोर्डिंग यूनिवर्सिटी, मतलब सोचिए आप कई हजारों साल पहले की बात है ये, आज कल परसों की बात नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। सोचिए आज लोग हार्वर्ड जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, द जस्ट मूविंग आउट, और इंडिया एजुकेशन का हब था एशियन टाइम्स में, राइट। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं वो फिलोसफी, लॉजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स और बुद्धिज्म। बुद्धिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो बुद्धिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, तो विच इज़ योर नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे एक धर्मगंज नाम की एक लाइब्रेरी थी, ठीक है, जिसको भक्तियार खिलजी ने आके जला दिया था। और आप मानेंगे नहीं, अगर आपको ये कहानी पता है तो वेल एंड गुड। उसमें इतने रिसोर्सेज थे कि उस लाइब्रेरी में आई थिंक महीनों आग लगी रह गई थी, ठीक है। एंड द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है। तो इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, प्लीज़ आप उसको सर्च करके देखिएगा। फिर अब इसमें इस यूनिवर्सिटी में चाइना, कोरिया, तिब्बत ऐसी जगह से स्टूडेंट्स जो है वो आके पढ़ाई करते थे, क्योंकि वहाँ पे बुद्धिज्म कल्चर जो है फैल चुका था, बहुत दूर दूर तक लोगों को बुद्धिज्म के बारे में नॉलेज हो गई थी। और ये यूनिवर्सिटी क्योंकि रेसिडेंशियल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी, तो ओवरसीज से लोग आके यहाँ पे पढ़ाई करते थे, ओके।
चलिए, फिर आपकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये तांत्रिक बुद्धिज्म एजुकेशन में स्पेशलाइज थी और इसका स्ट्रॉन्ग फोकस था रिसर्च और डिबेट पे। फिर है बलावी, बलावी इंस्टीट्यूट और सॉरी बलावी यूनिवर्सिटी जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्टडीज के लिए फेमस थी उस जमाने में। फिर ये पूरा जो सिस्टम है वो गुरुकुल सिस्टम के हिसाब से चलता था। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उधर ही रहते थे अपने टीचर्स के साथ। एजुकेशन जो थी वो फ्री होती थी, वैल्यू बेस्ड होती थी, डिसिप्लिन ओरिएंटेड होती थी, ठीक है। और लास्ट में गुरुज को फ्री इसलिए बोलते थे क्योंकि कोई फीस नहीं लगती थी, लेकिन गुरु को गुरु दक्षिणा देनी होती थी, ठीक है। तो उस जमाने में जो भी गुरु शिष्य का रोल और इम्पोर्टेंस वाज वेरी ह्यूज इन दैट एरा। और जब किसी की भी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती थी तो एज अ ग्रैटिट्यूड शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे, ठीक है। एंड दैट इज हाउ द एंटायर सिस्टम यूज टू वर्क। ओके, चलिए। या ओके, सो आई एम टेकिंग अ लिटिल पॉज। तब तक आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑब्वियसली इट जस्ट मोटिवेट्स मी अ लॉट। ऑब्वियसली आई एम ए न्यू एजुकेटर हियर, बट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग every kind of content for you people so that आपका एग्जामिनेशन अच्छे से हो पाए। रीजन बीइंग अ मोटिव इज कि जब मैं आपकी जगह पे थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, सो आई वाज लिटिल लॉस्ट व्हाट टू फॉलो, वेयर टू स्टडी फ्रॉम। तो यहाँ पे मेरा मेजर मोटिव यही है कि मैं आपको वो सारी चीज़ें ला के दूँ जो एज अ स्टूडेंट मुझे ज़रूरत होती है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो। वीडियो को भी लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स या जिनको भी इन वीडियोस की ज़रूरत है उनके साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और आगे सारे अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनीथिंग। और बात कर लेते हैं आप की फीचर्स की एशियंट एजुकेशन के टाइम पे, ठीक है। तो टीचर सेंट्रिक होता था ये, क्योंकि गुरुज पे ही लोग मेजरली डिपेंड करते थे। उसके अलावा ओरल ट्रांसमिशन, मतलब कि वर्बली ओरली शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी, लोगों को रिसाइट्स किए जाते थे, पोम्स, हाइम्स, दोहे एंड एवरीथिंग, रादर देन लॉट ऑफ रिटर्न एंड असेसमेंट बेस्ड एजुकेशन विच वी फॉलो नाउ, ठीक है। उसके अलावा एथिक्स और वैल्यू पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस किया जाता था। और रेसिडेंशियल सिस्टम होता था, मतलब कि लोग जाते थे गुरुज के साथ रहते थे बाय द टाइम दे कंप्लीट द एजुकेशन। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं हायर लर्निंग की। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के बाद, मतलब 1947 के बाद इंडिया में एजुकेशन का क्या सिनेरियो है उसके बारे में बात कर लेते हैं क्विकली। तो 1947 के बाद इंडिया जो है वो मेजरली फोकस कर रहा है एक्सपेंशन, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी पे हाई एजुकेशन में, ठीक है। और जो मेजर डेवलपमेंट्स जो हैं वो हुए हैं बहुत सारे कमीशन और यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप करके। तो पहला जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन यूजीसी, जो आपका नेट कंडक्ट कराता है, ये 1956 में स्टेब्लिश हुआ था विद अ मेन एम टू कोऑर्डिनेट एंड मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में स्टैंडर्ड मेंटेन करना और चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के लिए इसको जो है बनाया गया था। ये फंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। एट द सेम टाइम हायर एजुकेशन की सारे वर्किंग को भी मैनेज करते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद योर नेट सेट एग्जामिनेशन, नॉट सेट एक्चुअली बट या the entire eligibility examination in general. Okay, बात कर लेते हैं स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। फिर उसके बाद 1947 के अराउंडिश वी फिगर आउट कि हमको कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने पड़ेंगे जो नेशनल इंपॉर्टेंस होल्ड करते हो, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा शार्प माइंड्स और हाई क्वालिटी लेबर फोर्स को क्रिएट कर पाएँ। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आपके आईआईटीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम्स, एम्स, एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज टेक्निकल एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, मेडिकल एजुकेशन के लिए बनाए गए, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन हुआ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में, सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो सेंटर ऑपरेट करता है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो स्टेट ऑपरेट करता है, डीम्ड मतलब कि वो यूनिवर्सिटीज़ जिनको एक लंबे अरसे से काम करने का स्टेटस मिल चुका है, दे हैव बीन वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हैज़ गुड रैंकिंग इन नैक एक्सेट्रा, ठीक है। साथ ही साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ये चार मेजर बाइफर्गेशन है यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है। अब जो है इन सबको कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनली चलाने के बाद बहुत सारा इंक्रीज देखा गया स्टूडेंट एनरोलमेंट में, मतलब कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है।
इंडिया में रिसर्च और इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए कई नेशनल लेवल बॉडीज भी बनाई गई, ठीक है, जैसे कि CSIR विच इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ICMR जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के लिए बनाया गया, ठीक है, उसके बाद ICAR जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए है, ओके, देन यू हैव DST विच इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड DBT विच इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो ये सब जो है रिसर्च और इनोवेशन के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए, जिनका ओवरऑल एम है साइंटिफिक रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ठीक है। फिर आपका ओपन और डिस्टेंस लर्निंग भी जो है इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें स्पेसिफिकली इग्नू विच इज इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है, इसको 1985 में स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसमें डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है वर्किंग प्रोफेशनल, हाउस वाइव्स, रूरल लर्नर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे UG PG डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ओके। देन यू हैव योर क्वालिटी अश्योरेंस एक्रेडिशन, ठीक है। तो क्वालिटी अश्योरेंस एक्रेडिशन बेसिकली आपके नेशनल NAC के थ्रू होते हैं, जो 1994 में स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। दिस इज योर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल, ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की क्वालिटी को चेक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनको ग्रेड्स देते हैं, जैसे कि A+, A+++, ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे जो पैरामीटर्स वो चेक करते हैं वो होता है आपका मेजरली टीचिंग, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, इन सारी चीज़ों को एवेल्युएट करके NAC जो है वो ग्रेड से इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन और फंडिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, जिनके पास जितना अच्छा ग्रेड होता है उनको उतनी ज़्यादा फंडिंग मिलती है और उनकी रेपुटेशन और वर्किंग उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। चलिए, NIRF 2015 इज बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग देता है इंडिया लेवल पे, ठीक है। अब इसका पैरामीटर वही अगेन टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, ग्रेजुएशन आउटकम्स और आउटरीच और इंक्लूसिविटी पे होता है, ठीक है। ये IITs, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इसमें सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टूडेंट को बेस्ट इंस्टीट्यूशन चूज करने में हेल्प करता है, ठीक है, बाय रैंकिंग देम, ओके। अब रीसेंट रिफॉर्म्स जो लिए गए हैं नेशनल एजुकेशन सिस्टम में, उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2020 में आपको कई सारे की पॉइंटर्स जो हैं वो दिए गए NEP के विद इन। तो उसमें से पहला जो है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इनका इंटीग्रेशन कर देना, कोई रिजिड स्ट्रीम्स जो हैं उनको एंड कर देना, एक होलिस्टिक एजुकेशन को प्रमोट करना। अगर कोई बच्चा हिस्ट्री के साथ फिजिक्स करना चाहता है तो उसको ज़रूर इजाज़त होनी चाहिए, और एक रिजिड सिस्टम को हटाकर एक होलिस्टिक एजुकेशन प्रमोट करने को यहाँ पे बात की गई थी, ओके। फिर है आपका अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट्स अपने क्रेडिट डिजिटली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब मल्टीपल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने बहुत सारी डिग्रीज या बहुत सारी पढ़ाई की है, ठीक है, तो आप उनके क्रेडिट्स को एक जगह पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल एंट्री और एग्जिट सिस्टम भी होता है, मतलब कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप 1 साल में एग्जिट कर सकते हैं सर्टिफिकेट के साथ, 2 साल में एग्जिट कर सकते हैं डिप्लोमा के साथ, 3 साल में एग्जिट करते हैं डिग्री के साथ, ठीक है, 4 साल में ऑनर्स डिग्री के साथ, और आप जब चाहें तब इसको आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं, राइट। फिर यहाँ पे लाइफ लॉन्ग लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए ऐसा सिस्टम जो है लाया गया है, ठीक है। बात कर लेते हैं रिसर्च फोकस थ्रू NRF की। तो मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है NRF, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में रिसर्च कल्चर को डेवलप करने के लिए इस पर्टिकुलर फाउंडेशन को स्टार्ट किया गया है। यहाँ पे फंडिंग और मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है जिससे कि रिसर्च को प्रमोट किया जा सके, ओके। चलिए, इसी के साथ हम आ चुके हैं हमारे ऑलमोस्ट आखिरी टॉपिक पे, विच इज़ ओरिएंटल कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, ठीक है। तो ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम्स बेसिकली बेस्ड होते हैं एशियंट इंडियन नॉलेज सिस्टम पे, ठीक है, जो फोकस करते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, वेदास, फिलोसफी पे। और इन सारे लर्निंग प्रोग्राम्स में ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, जैसे आपका गुरुकुल सिस्टम हो गया, संस्कृत की पाठशालाएं हो गई, मदरसा हो गए, तो ये सारे ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम
प्रोग्राम होते हैं जो आपको मेजरली ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में एशियंट इंडियन नॉलेज को पढ़ाते हैं, जो कि किसी रिलीजियस बिलीफ या कम्युनिटी बिलीफ या साइकोलॉजी ऐसी सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम होता है जो कि फॉर्मल होता है, क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन होती है, जहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम होता है, फिक्स ड्यूरेशन होता है। ठीक है, जिससे आपको कोई ना कोई रिकॉग्नाइज डिग्री भी मिल सकती है। अब इसका एग्जांपल हो गया आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, ठीक है, जो रेगुलर यूनिवर्सिटी और कॉलेज कराता है। ठीक है, अब उसके अलावा नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स हो गए आपके, जो कि फ्लेक्सिबल लर्नर्स और लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। ये फोकस करते हैं एक्सेस और इंक्लूसिविटी पे, मतलब जो लोग स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं वो भी एजुकेशन को नॉन कन्वेंशनली या नॉन मतलब नॉन क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन के अलावा भी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस लर्निंग, इग्नू, ऑनलाइन लर्निंग, स्वयं प्रभा, मूक्स, ई लर्निंग। ठीक है, और ब्लेंडेड लर्निंग, मतलब कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करके एजुकेशन को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे आपके 3 फॉर्म्स ऑफ लर्निंग प्रोग्राम्स हो गए, विच आर योर ओरिएंटल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, इसी के साथ हमने हायर एजुकेशन के भी मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स को कवर कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के साथ हम हमारा पार्ट 2 आज यहाँ पे एंड कर रहे हैं, विच क्यूमुलेट्स प्रिपरेशन ऑफ योर पेपर 1 कम्प्लीटली। अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाके उस वीडियो को देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी हमारे पास जितने भी दिन बचे हैं, आई ट्राई टू ब्रिंग यू मोर एग्जाम सेंट्रेड कंटेंट। यहाँ पे हम किसी वीडियो पे बहुत सारे रिपीटेड पीवाईक्यूज भी लेके आएंगे जिस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू की भी वीडियो आगे आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा सो दैट आपको सारे अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहें। ठीक है, तब तक के लिए keep watching, keep learning, have faith in yourself, and you definitely gonna clear your examination this time. All the very best.